जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज मैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके बीच आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा बल्कि क्वेश्चन के जो आंसर है उन आंसरों के साथ उसके की पॉइंट भी समझाए जाएंगे। और अगर कोई लिखना चाहता है तो उसके की पॉइंट एक ही जगह पे आपको टॉपिक के सारे रिलेटिव की पॉइंट मिल जाएंगे। खैर अभी पता चल जाएगा आपको किस तरीके से। वीडियो को अंत तक देख लें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो पहला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का वेतन कहलाता है। जो महान्यायवादी हैं होते हैं भारत के, उनका वेतन क्या कहलाता है? रिटेनर कहलाता है, भत्ता कहलाता है, उपलब्धि कहलाता है या वेतन कहलाता है? तो याद रखना, जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी का वेतन क्या कहलाता है? रिटेनर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटेनर। महान्यायवादी हो गए और महाधिवक्ता हो गए, दोनों के वेतन क्या कहलाते हैं? रिटेनर कहलाते हैं। अब अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें, पहली चीज की जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76 के अनुसार की जाती है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 76। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महान्यायवादी होती है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आंसर हो जाएगा 76 के अनुसार। ठीक है। जो महान्यायवादी होता है सरकार का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? सरकार का जो विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है। सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और अगर इसकी योग्यता की बात की जाए, महान्यायवादी की योग्यता की बात की जाए, तो जो महान्यायवादी की योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। कहाँ के जज बनने की? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। और एक पॉइंट और कि जो आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 88 के अनुसार जो महान्यायवादी होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी किसी भी वक्त जाकर बैठ सकता है और कार्रवाई में भाग ले सकता है। लेकिन ये संसद में बैठ तो सकता है, लेकिन संसद में क्या नहीं दे सकता है? वोट नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता है? वोटिंग नहीं कर सकता है। वोटिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो महान्यायवादी थे, महान्यायवादी के कुछ फैक्ट हो गए कि जो महान्यायवादी का जो वेतन होता है वो रिटेनर कहलाता है। याद रखना, जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता का वेतन भी क्या कहलाता है? रिटेनर ही कहलाता है। ठीक है। जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76 के अनुसार की जाती है। सरकार का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो विधि अधिकारी कौन होता है? वो भी महान्यायवादी होता है। इसकी अगर योग्यता की बात करें तो ये क्या कहो? सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता है। ये लोकसभा, राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कभी भी किस आर्टिकल के तहत जा सकता है? आर्टिकल 88 के तहत जा सकता है। लेकिन जो वोटिंग के टाइम पे संसद में वोट नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी संसद में वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है। और अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी आयु सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के सारे की पॉइंट एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप नए हो तो प्लीज शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है। जो केंद्र है, केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है। तो जो केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है 81, 82, 83 या 84। तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र में क्या होती है? मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? 82। कितनी हो सकती है? 82। ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र में मंत्रियों की संख्या। अब केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की जो संख्या होती है, मंत्रियों की संख्या 82 हो सकती है। यानी जो केंद्र में मंत्री, अगर आ जाए कि कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं, तो याद रखना 15% क्या हो सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। केंद्र में 15% मंत्री बन सकते हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 91वें संशोधन के तहत। ठीक है। कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। और जो मंत्री होते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होते हैं केंद्रीय मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। कौन से होते हैं? उप मंत्री। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और अगर इसके उत्तरदायित्व की बात करें
तो जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति। तो यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट पता चले कि जो की पॉइंट पता चले क्या क्या चले कि जो क्वेश्चन था हमारे पास, केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है, अधिकतम मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है, 2 बार लिखा गया, यानी कोई केंद्र में अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है। तो अधिकतम हो सकती है कितनी? 82, यानी टोटल कितना परसेंट? 15%, यानी 15% लोग ही केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत? 91वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ? 2003 में, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किसके प्रति? लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम की पॉइंट आपको पता चल गए हैं मंत्रिपरिषद के रिलेटिव। नया चैनल है, प्लीज आप सपोर्ट करो, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन डीपली की पॉइंट के साथ समझाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की एक संसद होती है? यानी किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की एक संसद होगी? यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएंगी जहां जहां पे प्रयोग किया गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की एक संसद होगी। आर्टिकल 76 के अनुसार, 77 के अनुसार, 78 के अनुसार या 79 के अनुसार। तो याद रखना आर्टिकल 79 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल क्या होगा? 79 के अनुसार भारत की क्या होती है? एक संसद होती है। किसके अनुसार? आर्टिकल 79 के अनुसार। अगर हम संसद बोले तो संसद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गई, प्लस राज्यसभा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि संसद किस किस को मिलकर होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलकर क्या होती है? संसद। और भारत की एक संसद होगी किसके तहत? आर्टिकल 79 के अनुसार। इसमें से जो लोकसभा होती है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। किस सदन के नाम से? निम्न सदन के नाम से। और जो राज्यसभा होती है उच्च सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। अगर बोलें तो जो लोकसभा होती है उसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहता है? अस्थायी सदन। और जो राज्यसभा होती है उसे अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। किस सदन के नाम से? अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपुल्स। और जो राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट पता चले, एक बार फिर से देखते हैं कि भारत की जो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की एक संसद होगी। तो भारत की एक संसद होगी अनुच्छेद 79 के अनुसार। जो संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा क्या होती है? और लोकसभा का वर्णन किया गया है आर्टिकल किसमें? 81 में। आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। संसद का निम्न सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसद का निम्न सदन कहलाता है, ठीक है। संसद का निम्न सदन कहलाता है। अस्थायी सदन होता है क्योंकि हमें पता है हर 5 साल में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। अस्थायी सदन कहलाता है। और हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लोकसभा को। किसके नाम से? हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से। अब अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का वर्णन किया गया है 80 में, यानी 79 में संसद का वर्णन, 80 में राज्यसभा का वर्णन और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया। ये 3 आर्टिकल लगातार हो गए। तो जो राज्यसभा होती है 80 के अकॉर्डिंग इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। संसद का उच्च सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। अस्थायी सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। किसको? राज्यसभा को। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? राज्यसभा को जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ की पॉइंट हो गए संसद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 100। जो अनुच्छेद 100 है वो अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 100 संबंधित है किससे? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से, महान न्यायवादी के कार्यों से, या सदस्यों की अयोग्यताओं से, या संसद की गणपूर्ति से। तो याद रखना जो 100वां आर्टिकल है, 100वां आर्टिकल क्या है? संसद की गणपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद की गणपूर्ति से संबंधित है। अब संसद की गणपूर्ति का क्या मतलब है? हमें पता है
कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने होते हैं, 552 समथिंग, 552 सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। अब ये 250 सदस्य हैं, तो संसद की गणपूर्ति का, जो संसद की गणपूर्ति होती है, उसके लिए हमें 10% की आवश्यकता होती है। यानी अगर जो संसद है, संसद में 10% जो सदस्य हैं वो अगर मौजूद हैं, तो कार्रवाई स्थगित ये कहकर स्थगित नहीं की जा सकती है कि आज सदस्य पूरे नहीं है। यही चीज आती है राष्ट्रपति के चुनाव में। जो राष्ट्रपति का, जब राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, तो आर्टिकल 71 के अनुसार, आर्टिकल 71 के अनुसार ये कहकर चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते हैं कि आज क्या है, पूरे सदस्य नहीं है। आर्टिकल 71 ये चीज बोलता है। अब पूरे सदस्य नहीं है, यानी पूरे सदस्य होने के लिए हमें नॉर्मल कितनी चाहिए, 10% चाहिए। तो यानी जो 552 का 10% हो गए लगभग 55, और 250 का हो गए 25। यानी अगर 55 सदस्य लोकसभा में और 25 सदस्य राज्यसभा में उपस्थित हैं, तो क्या होगा, संसद की जो कार्रवाई होगी वो स्थगित नहीं की जा सकती, ये कहकर कि आज गणपूर्ति पूरी नहीं है। तो इसलिए अनुच्छेद जो 100 है वो किससे संबंधित है, संसद की गणपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, संसद की गणपूर्ति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन, संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो भारत की संचित निधि है, जिसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 267 में, 66, 267 में, 200 संचित निधि 66 में, सॉरी, जो संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि का वर्णन किस में है, 266 में है, 266 में है, 266। आकस्मिक निधि का वर्णन है 267 में। जो 266 भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, लेखा अनुदान, अपवाद अनुदान, विनियोग विधेयक या अतिरिक्त अनुदान। तो जो भारत की संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो विनियोग विधेयक है, उस विनियोग विधेयक को भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब याद रखना यहाँ पे एक चीज, कि जो विनियोग विधेयक है आर्टिकल 114 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। किसके अनुसार, आर्टिकल 114 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। तो जो अगर विनियोग विधेयक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अगर धन विधेयक जो विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक पास नहीं होता है, तो क्या होता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और जो विनियोग विधेयक है, अगर लोकसभा में पास हो जाता है, तो इसको फॉर्मेलिटीज के लिए राज्यसभा में केवल 14 दिनों के लिए भेज दिया जाता है। अगर पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी होगा तो 14 दिन बाद जो विनियोग विधेयक है वो पास माना जाएगा, वो पास माना जाएगा। यहाँ पे जो काम की पॉइंट है वो एक चीज याद रखना, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, बाला, ध्यान से याद रखना, क्या, बाला, बी, आपने मूवी तो देखी, सभी ने देखी होगी बाला टकले की, है ना, तो याद रखना बाला। जो बाला है, बाला में एक चीज याद रखना, 114, 115, 116 और 117, ये 4 आर्टिकल होते हैं। इन 4 आर्टिकलों के तहत क्या होता है कि यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है विधेयक को। जो पहला है बी से होता है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है 114 के अनुसार। और क्यों किया जाता है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। यानी बाला में बी से हो गए 114 के अनुसार संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक। ए से हो गया है अधिक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान, ए से हो गया क्या, अतिरिक्त अनुदान 115 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। और अतिरिक्त अनुदान का मतलब है यदि धन पूरा नहीं है, जो बजट आया है, बजट सत्र में अगर जो धन पूरा नहीं हो रहा है, तो अतिरिक्त धन निकालने के लिए अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान विधेयक 115 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो एल हो गया 116 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जो एल हो गया क्या हो गया, 116 के अनुसार क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और एल का मतलब है लेखा अनुदान, क्या हो गए, लेखा अनुदान। जो एल है लेखा अनुदान। अब लेखा अनुदान प्रस्तुत किया जाता है किसके अनुसार, 116 के अनुसार एल लेखा अनुदान में क्या होता है कि यदि बजट वर्ष समाप्त हो गया है और नया बजट नहीं है, बजट वर्ष कब से कब तक होता है, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, बजट वर्ष चलता है। अगर बजट वर्ष समाप्त हो गया यानी 31 मार्च का टाइम चला गया और नया बजट नहीं आया है,
तो लेखा अनुदान, जो लेखा अनुदान होता है, लेखा अनुदान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बजट का 2 महीने के लिए बजट का 1/6% भाग प्राप्त कर सकते हैं। बजट का 1/6% भाग प्राप्त कर सकते हैं लेखा अनुदान के द्वारा, आर्टिकल 116 के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं 2 महीने के लिए, ठीक है। और अंत में आता है अपवाद अनुदान, ए जो 117 के अनुसार जो अपवाद अनुदान होता है, अपवाद अनुदान में क्या है कि जिस खर्चे का वर्णन बजट में नहीं किया गया है, अगर वो खर्चा करना है, यानी उसको कोई ऐसा खर्च देश को करना पड़ा कि जिसका वर्णन बजट में नहीं है, तो ऐसे खर्चे के लिए अपवाद अनुदान प्रस्तुत किया जाता है और अतिरिक्त धन प्राप्त किया जा सकता है। किससे? 117 के अनुसार अपवाद अनुदान, यानी बी से विनियोग विधेयक 114 के अनुसार, अतिरिक्त अनुदान 115 के अनुसार, लेखा अनुदान 116 के अनुसार, और ए अपवाद अनुदान 117 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इस सारे की पॉइंट आप नोट करोगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, जो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है, जो प्राक्कलन समिति होती है, इसकी स्पेशल जो समितियां हैं उन समितियों की शॉर्ट ट्रिक लेके अलग से वीडियो में आऊंगा कि सारी समितियों के, संसद की समितियों के आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा। तो जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30, 28, 15 या 32। तो जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है कितनी? 30। कितनी होती है? 30। अब प्राक्कलन समिति के बारे में याद रखना, जो संसदीय समिति है, संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। संसदीय समितियों में क्या है? सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें सदस्य तो हो गए, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। एक अस्थायी समिति है। क्या है? अस्थायी समिति है। इसका अगला की पॉइंट अगर हम देखें तो जो इसमें 30 सदस्य होते हैं, सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से, ठीक है। लोकसभा से चूज किए जाते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है, सरकार के खर्चों की जांच करना होता है। क्या होता है? खर्चों की जांच करना, ठीक है। खर्चों की जांच करना। तो यहाँ पे जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति में सदस्य हो गए 30। कहाँ से प्राक्कलन समिति में सदस्य हो गए 30? कहाँ से चूज? सारे के सारे सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसदीय समिति में सबसे बड़ी समिति है, एक अस्थायी समिति है, और इसका मुख्य कार्य होता है सरकार के खर्चों की जांच करना। मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार के खर्चों की जांच करना, ठीक है। दोस्तों, नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगर आप अपना सहयोग देंगे तो आपके लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जीवी मावलंकर, हीरालाल जेकानिया, बाबू जगजीवन राम, षटमुखम सेठी। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन से? हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अब जो न्यायालय की बात करें, भारत का एक न्यायालय होगा, वो किस आर्टिकल के तहत होता है? भारत का जो एक न्यायालय होगा वो किस आर्टिकल के तहत होता है? वो होता है आर्टिकल 124 के अनुसार। किसके अनुसार? आर्टिकल 124 के अनुसार। 124 के अनुसार भारत का आर्टिकल 124 के अनुसार क्या होगा? भारत का एक न्यायालय होगा, ठीक है। एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। किसके अनुसार? आर्टिकल 124 के अनुसार। जो 17 भारत में जो न्यायालयों की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब की गई? 1774 में। सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। और कलकत्ता से दिल्ली लेके कब आए थे? 1935 में, ठीक है। तो इसने कहा था स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, तो आंसर होगा हीरालाल जेकानिया। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, किस आर्टिकल के तहत किया जाए? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 124 के अनुसार, ठीक है। भारत का क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब की गई थी? 1774 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। सबसे पहले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और कलकत्ता से दिल्ली लेके कब आए थे? 1935 में। कब लेके आए थे? 1935 में लेके आए थे, ठीक है। दिल्ली में लेके आए थे। और इसने कार्य करना शुरू किया था दिल्ली में 1937 से। कब से कार्य करना शुरू किया था? 1937 से कार्य करना शुरू किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, लोक निधि, लोक निधि का अभिभावक कहलाता है, जो लोक निधि का अभिभावक कहलाता है, लोक निधि का अभिभावक कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक या सर्वोच्च न्यायालय? तो याद रखना, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो क्या कहलाता है? लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। क्या कहलाता है? लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। कौन कहलाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या कैग बोल सकते हो, कैग। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा क्या कहलाता है? लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। किसका? लोक निधि का अभिभावक कहलाता है। अब इसका जो हमारे संविधान में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है आर्टिकल 148 से 151 के बीच किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 148 से 151 में। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक क्या कहलाता है? संसद का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऊपर स्पेशल अलग वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? अब जो संयुक्त अधिवेशन है, आप लोगों को पता है संयुक्त अधिवेशन बार बार पूछा जाता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो भारत जो राष्ट्रपति होता है संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? 107 के अनुसार, 108 के अनुसार, 109 के अनुसार या 110 के अनुसार? तो सबको पता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो किसके तहत बुलाता है? 108 के अनुसार। जो ये संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, पहली चीज वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष। यानी अब बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस आर्टिकल के तहत बुला सकते हैं? 108 के तहत बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना कि 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन होता है, प्रत्येक चीज के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पे चर्चा के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते हैं। धन विधेयक पे चर्चा के लिए संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? आर्टिकल 108 के तहत, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी एक विभाग में सबसे लंबे कार्यकाल तक मंत्री रहे, यानी किसी एक विभाग में जो सबसे लंबे कार्यकाल तक मंत्री रहे कौन रहे? राजकुमारी अमृत कौर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबू जगजीवन राम या सरदार पटेल? तो याद रखना, किसी एक विभाग में सबसे लंबे कार्यकाल तक जो मंत्री रहे वो रहे राजकुमारी अमृत कौर। कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। सबसे लंबे समय तक एक विभाग में कार्यकाल पूरा किया किसने? राजकुमारी अमृत कौर ने। अब किस विभाग में सबसे लंबे कार्यकाल तक मंत्री रहे राजकुमारी अमृत कौर? वो था स्वास्थ्य विभाग। किसमें? स्वास्थ्य विभाग में। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में। और स्वास्थ्य विभाग में जो स्वतंत्र भारत के प्रथम, याद रखना, स्वतंत्र भारत में जो प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? राजकुमारी अमृत कौर को नियुक्त किया गया। राजकुमारी अमृत कौर क्या है? हमारी स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन अगर अंतरिम सरकार में पूछे तो अंतरिम सरकार में जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे गजनफर अली खान। कौन? गजनफर अली खान। ठीक है, गजनफर अली खान। स्वतंत्र भारत में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और अंतरिम सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे गजनफर अली खान थे। ठीक है, और सबसे लंबे कार्यकाल तक मंत्री रही एक विभाग में कौन? राजकुमारी अमृत कौर। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल रहा तो तब आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम का। किसका? बाबू जगजीवन राम का। सबसे लंबे कार्यकाल तक एक विभाग में जो मंत्री का पद पर रहे वो कौन रहे? बाबू जगजीवन राम। और टाइम पीरियड 32 साल,
32 साल। बाबू जगजीवन राम एक केंद्रीय मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है बाबू जगजीवन राम का, कितने साल? 32 साल। कितने साल? 32 साल। लेकिन किसी एक ये क्योंकि ये बाबू जगजीवन राम 32 साल तो रहे लेकिन अलग अलग विभाग में रहे, और राजकुमारी अमृत कौर केवल एक ही विभाग में सबसे लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रही, और वो विभाग था कौन सा? स्वास्थ्य विभाग। कौन सा? स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।